नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश काडर के युवा IAS BS चौधरी कोलसानी जी, जो नगर निगम आयुक्त हैं भोपाल के। कोलसानी जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू। नमस्ते, बताइए। कोलसानी जी, जिस प्रकार से कोविड के दौर में आपने पदभार ग्रहण किया बतौर नगर निगम आयुक्त, तो नगर निगम पर पहले ही बहुत सारी जवाबदेही होती है, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपको? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज नगर निगम को इस समय कोविड के समय पे ये है जी, क्योंकि अभी शासन की तरफ से जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जी, और इस समय में आप देख रहे हैं कि कोविड के समय पे नगर निगम द्वारा जो काम करना है, काम में कोई कमी नहीं हुआ है, बल्कि नगर निगम की जिम्मेदारी बढ़ गई और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। जी, आप देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन के संबंध में जो नगर निगम की जिम्मेदारी है और बढ़ गया है। जी, और आप देख रहे हैं कि जो साफ सफाई के संबंध में नगर निगम की जिम्मेदारी और बढ़ गया है। जी, जो क्वारंटाइन सेंटर है और जो कोविड केयर सेंटर है, उनमें साफ सफाई का ध्यान रखना, उनकी सैनिटाइजेशन, उनकी माने देखभाल, और साथ में शहर की साफ सफाई के संबंध में भी काफ़ी माने जिम्मेदारी बढ़ गई। जी, और जो ऑलरेडी नगर निगम जो काम करता है, जी, जी, पानी सप्लाई है, सीवरेज व्यवस्था है, उन सब में भी मतलब काम लगातार माने कोई कम नहीं कर सकते। जी, लेकिन कोविड की दृष्टिकोण से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम होने से नगर निगम के लिए भी जो आय जो प्राप्त होता है उसमें भी कमी हुआ है। जी, आप देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन अवधि थी, जी, मार्च मतलब 23 तारीख के बाद, अप्रैल में, मई में, मैंने उस समय जून में, तो उस समय जो राशि बने जो प्राप्त होती है बहुत कम हो गई थी। जी, लेकिन खर्च तो माने जो हम लोग करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें लगातार जरूरत थी, ज़्यादा बल्कि पहले से ज़्यादा था। जी, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है काम करने के लिए। जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि चूंकि वर्कलोड तो बिल्कुल कम नहीं हुआ बल्कि कोविड के चलते बढ़ गया, लेकिन जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन हुई तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्स कम हुए हैं। तो निगम की आय बढ़े, निगम का इनकम डेवलप हो, निगम के सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप, कुछ नवाचार जो आपने किए हों जिससे निगम की आय बढ़े। जैसे अभी आपकी तरफ से जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उनको लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पे जमा करें। तो और ऐसे कौन से नवाचार हैं जिससे निगम के खजाने में पैसा आए ताकि निगम अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सके? मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि कोविड के समय पे टैक्स बढ़ाना या नहीं तो मान लीजिए रेट अधिक करना मैंने उचित नहीं है। जी, क्योंकि पूरा का पूरा सभी माने व्यवसाय भी मतलब कम हुआ है और एक्टिविटी कम हुआ है। जी, हम लोगों ने फिर यही प्लान किया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों के पास पहुंचे और उनसे आसानी से हम लोग टैक्स वसूल मतलब करने के लिए उनको मदद करें। जी, तो इसीलिए हमने लगातार अब कैंप मोड में काम कर रहे हैं। जी, अभी जैसा इस वित्तीय वर्ष में अभी तक माने जैसा हम लोग करीब करीब 115 करोड़ करीब की आय प्राप्त हुआ है, जी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इस समय इससे भी थोड़ा सा कम था। जी, भले हम लोग लेट शुरू किया है, लेकिन हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, अभी सितंबर में जी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी में जाकर बैठकर या नहीं तो कोई मोहल्ला है उसमें जाकर बैठकर जो टैक्स जो प्राप्त होना है उससे ले रहे हैं। जी, एक मैंने सबसे बड़ा मैंने मेजर डिफरेंस ये है, जी, 2 हफ्ता पहले भी हम लोग ऑलमोस्ट शहर में 300 के ऊपर अधिक स्थानों में बैठकर मैंने टैक्स वसूली के लिए शिविर लगाया। आज और कल भी हम लोग लगातार ये टैक्स वसूली के लिए हम लोग 300 के ऊपर स्थानों में अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग जगह पे बैठकर हम लोग टैक्स वसूली के लिए हम लोग मैंने काम कर रहे हैं। जी, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है जो हमको मतलब इस समय कर रहे हैं, जी, नगर निगम के बहुत सारे व्यावसायिक प्रॉपर्टी है, संपत्तियां है, जी, जिसको हम लोग नीलामी के माध्यम से, ओपन ऑक्शन के माध्यम से हम लोग राशि ले सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब 500-700 के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 ऐसा दुकान है या नहीं तो व्यावसायिक संपत्ति है जिसका लीज रिन्यूअल या नहीं तो लीज नामांतरण बचा हुआ था। उसको भी हम लोगों ने एक अभियान के रूप में लेके जिनका भी लीज नामांतरण बचा हुआ है, लीज रिन्यूअल बचा हुआ है, नवीनीकरण बचा हुआ है, उसको मैंने काम करने के लिए आगे काम कर रहे हैं।
15 से ऊपर ऐसा व्यावसायिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग नया प्रॉपर्टी बना सकते हैं और उसको लीज के माध्यम से हम लोग राशि ले सकते हैं। इस पर भी ध्यान देकर हम लोग नया प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन भी और रेवेन्यू टेंडर पे एक साथ काम कर रहे हैं। जी जी, ये बहुत सारे जो दिशाओं में आप काम कर रहे हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं आपका अटेंशन चाहूँगा, वो पॉइंट ये है कि बहुत समय पहले जब मास्टर प्लान की घोषणा हुई तो उसमें जो FAR है, फ्लोर एरिया रेशो, उसमें उसको बढ़ाने की बात हुई थी। लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, या जब फ्लोर एरिया रेशियो के हिसाब से जब आप कंपाउंडिंग करते हैं तो जो 10% का प्रोविज़न है उसको बढ़ा के 20 और 30 करने का विचार है, क्योंकि वो अपने एरिया के अंदर ही वो कंस्ट्रक्शन करता है। तो जब ज़्यादा उसको एक लिमिट देंगे काम करने की, निर्माण करने की, तो वो जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादा होगा, तो इनपुट्स ज़्यादा लगेंगे, गतिविधियां बढ़ेंगी और उस पर फीस भी ज़्यादा मिलेगी। वर्तमान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का भी इस विषय में स्पष्ट कहना था कि हम इस विषय में एक डिसीजन लेंगे। तो क्या है उस पर आगे आगामी स्टेप क्या है आपका? अभी वर्तमान में नगर निगम एक्ट में 10% तक का कंपाउंडिंग का प्रावधान है। माने यदि जितना निर्माण अलाउड है उसमें 10% तक अधिक माने किसी ने बनाया तो उसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं जी। लेकिन कई जगह ऐसा है जहां पे निर्माण उससे अधिक हुआ है जी। लोग भी तैयार है कि उसको फीस के रूप में जमा करके वो लोग कंपाउंडिंग करने के लिए तैयार है जी। तो इसमें क्योंकि अभी अधिनियम में 10% तक का ही प्रावधान है, शासन से अनुमति लेना है 10% के ऊपर के अधिक निर्माणों को कंपाउंडिंग करने के लिए। माननीय मंत्री जी भी इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा सहमत है। तो अभी ये प्रस्ताव नगरीय प्रशासन की संचालनालय से मतलब तैयार होकर अभी शासन के पास आने वाला है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसमें शासन एक पॉजिटिव रूप से एक अच्छा निर्णय लेने वाला है, जिससे माने जो कई निर्माण ऐसा है जहाँ पे रेगुलराइज हो सकता है, कंपाउंडिंग हो सकता है, उनको कंपाउंडिंग होकर हमको नगर निगम में भी कुछ आय की प्राप्ति होगी और कुछ पुराने निर्माण भी रेगुलराइज हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सर कितना करने का प्रावधान है? जैसे 10% है, तो आपने जब प्रपोजल दिया है तो उसमें किस सीमा तक दिया है कि कितना कंसीडर उसमें करेंगे? 20%, 25%? एक्चुअली उसमें ये बात पूर्ण है कि उसका प्लॉट के सामने जो रोड है, माने जो रोड की उपलब्धता है, तो जहाँ पे कम से कम 24 मीटर की रोड उपलब्ध हो, माने ताकि माने पार्किंग का प्रॉब्लम ना बने, तो उधर उसके साइट के अनुसार और जगह के अनुसार रोड की साइट के अनुसार अलग अलग प्रपोजल्स है। वो शासन स्तर पर अभी संचालनालय स्तर पर वो लोग विचार करके माने शासन से अनुमोदन के लिए भेजने वाले हैं। जी जी सर, जिस प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था है साफ सफाई, अगर हम भोपाल को देखें, पूरे नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, तो ये गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर, एक इंदौर और एक भोपाल, लगातार नंबर 1 और नंबर 2 बने हुए हैं। तो साफ सफाई के मामले में नंबर 2 पर रहना, कोविड के टाइम पर भी वो सुचारू रूप से संचालित रहा और जो अन्य वर्कलोड है उसको भी मैनेज किया। तो इसको एनकरेज करने के लिए और साथ में लोग संक्रमित ना हो, जो साफ सफाई कर्मी हैं, जो हमारे कामगार हैं, जो निगम कर्मी हैं, वो किसी भी तरह से सुरक्षित रहें और काम पर भी रहें, इसके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए थे और अभी किए जा रहे हैं? माने कोविड के समय पे साफ सफाई बहुत बड़े चैलेंज थी, अभी भी चैलेंज है। तो हमारी सफाई मित्र है, सफाई कामगार है, जो लोग लगातार माने सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। हमने सबको यही माने लगातार अवेयरनेस माने दिया कि उनको जो आवश्यक उपकरण पीपीई है, माने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, ग्लव्स है, मास्क है, इस प्रकार की माने उपयोग करने के बारे में बार बार बताया गया है। और हम लोग लगातार टेस्टिंग करते रहे ताकि किसी को भी कोई ऐसा चांस है तो पहले ही हम लोग जानकारी ले सके और माने डिसीज के बारे में पहले ही पकड़ सके। तो जैसा पहले भी शुरुआत में जब टेस्टिंग था हम लोग मतलब कई जगह पे जहाँ पे हमारे सफाई मित्र रहते हैं उनको कॉलोनी में टेस्टिंग के लिए कैंप लगाया गया था। बाद में भी जब रैपिड टेस्ट भी उपलब्ध हुए हैं, रैपिड टेस्ट किट, वो रैपिड टेस्ट किट भी हम लोग सफाई मित्र जहाँ पर हमारी कॉलोनीज है उन कॉलोनियों में भेजकर रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से भी टेस्टिंग कराया गया है जी। और इसके कारण कोई ऐसा संक्रमण की जानकारी मिला है, बहुत जल्दी हम लोग ले लिया, उसका इलाज हो पाया है। जी जी। अभी नगर निगम को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ भी एक कदम ताल करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस विभाग के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ रहा है,
क्योंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो नगर निगम के ऊपर निर्भर हैं, और फिर जब इलाज की बात आती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग सामने आता है। तो 2-3 विभागों का एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। तो इस कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने के लिए या कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए क्या आपने एक तंत्र डेवलप किया, क्या सिस्टम डेवलप किया? मैंने इसमें सबसे अच्छा रहा हमारे कलेक्टर सर जो हर दिन शाम को 6 बजे कोरोना रिव्यू के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक लेते हैं। तो उसमें कलेक्टर सर भी, डीआईजी सर भी, सीएमएचओ भी, एसडीएम्स भी, एडीएम भी, सभी लोग हम लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर भी और एडिशनल एसपी भी, एसपी भी और एसडीएम भी, सभी लोग उपस्थित होते हैं। तो हम लोग लगातार हर दिन माने शाम को 6 बजे मिलने से कोई भी माने डिफरेंस ना रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग से सीएमएचओ डॉक्टर्स है, पुलिस विभाग से माने डीआईजी सर है, कलेक्टर सर है, तो वो अच्छा से एक माने हर दिन हम लोग एक बार मिलना, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो पा रहा है। इसीलिए माने हमारे आपस में किसी प्रकार की उस प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है, कोई माने तालमेल की दिक्कत नहीं है। जी, अभी एक और चैलेंज है आपके सामने, जो शहर की जो संरचना है, शहर का जो आवागमन है, उसको जो शहरी ट्रांसपोर्टेशन है, जो शहर में चलने वाली बसेस हैं और अदर ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी है, अब चूंकि अनलॉक 4 के अंतिम चरण में है, तो अब गतिविधियां जब सुचारू रूप से चलने लगी हैं तो लोगों को आवाजाही के लिए, जिनके पास अपने खुद के वाहन नहीं है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो शुरू तो किया है, लेकिन थोड़ी और आवश्यकता महसूस हो रही है। तो उस आवश्यकता के लिहाज से कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको रेगुलराइज करने का सोच रहे हैं? इस दिशा में कोई स्टेप उठाया गया है? नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बड़े शहर में सबसे बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी माने इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सभी यदि प्राइवेट वाहन से चलने लगेंगे तो जो रोड है माने वो पर्याप्त नहीं है और माने ट्रैफिक की बहुत दिक्कत होगी जी। इसीलिए वापस हम लोग जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस पहले चलते थे उतना बस चलाने के लिए हम लोग माने प्रयासरत हैं। शुरुआत 9 बस से हो पाई, अभी करीब प्रतिदिन 22,000-23,000 पैसेंजर माने ये 9 बस में चल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तो पुराना वाला जो समय है 1.5 लाख माने पैसेंजर पर डे माने ट्रैवल करते थे, उस स्थिति में पहुंचना है। हम लोग जो दूसरा ऑपरेटर भी है उनको भी माने जल्दी से माने पुश कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाकी बस को भी संचालित करना है जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोविड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट माने काफी बहुत बड़ा सफर किया है और बहुत बड़ा बाधित रहा है जी। क्योंकि पूर्णतः बस बंद रहे जी। उनको मैंने थोड़ा सा भी 1 रुपए का भी आमदनी नहीं हुई जी। और जो कंडक्टर और ड्राइवर है उनको भी मैंने बहुत मैंने प्रॉब्लम हुआ, वो लोग भी उनको मानदेय है जो सैलरी है मतलब मिल नहीं पाया है जी। तो हम लोग ऑपरेटर और ड्राइवर कंडक्टर हम लोग आपस में मतलब बात करवा रहे हैं कि जो मैंने, क्योंकि ऑपरेटर भी मैंने कोई किसी प्रकार का मैंने कोई मैंने बिजनेस नहीं कर पाया, ड्राइवर कंडक्टर को मानदेय नहीं मिल पाया, कुछ उनको आपस में मतलब बातचीत करा कि हम जल्दी बाकी बस भी संचालित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जी। अभी उम्मीद है कि कल मैंने सोमवार से 22 बस मैंने और चलने की उम्मीद है, तो हम लोग जल्दी जल्दी पुश करके और बस भी जल्दी से चालू कराएंगे जी जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं जो जब पर्सनल ट्रैफिक, पर्सनल व्हीकल से लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो शहर के अंदर एक ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो उस पर एक लोड आता है। शहर की संरचना सुंदर बनाने के लिए, शहर के विकास के लिए, अब ये जो कोविड महामारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जान भी बचाना है और जहान भी चलाना है, तो सिस्टम भी चलाना है, डेवलपमेंट भी करना है। स्मार्ट सिटी नगर निगम के कोऑर्डिनेशन में ही काम करती है, एक तरह से नगर निगम की एक इकाई है। शहर में स्मार्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी से नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन में क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आम नागरिकों के जीवन को थोड़ा सा सरल करेंगे, थोड़ा उनके जीवन में एक अपग्रेडेशन ले आएंगे। रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, चाहे वाटर सप्लाई हो, सीवेज की व्यवस्था हो, कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, कचरा प्रबंधन की बात हो, तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिसमें अब टेक्निक का सहारा ले रहा है नगर निगम। तो क्या कुछ नवाचार जो हैं वो संचालित हो रहे हैं और आपके आगे प्लानिंग में हैं वो? नहीं है जैसा मान लीजिए आपने जो मैंने पॉइंट उठाया, मैंने बिल्कुल नगर निगम का कोर काम यही काम है। जैसा सीवेज है, वाटर सप्लाई है, और उसके बाद जैसा आपने बताया मैंने कचरा प्रबंधन है। जैसे सीवेज में नगर निगम का मैंने अभी वर्तमान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक काम अमृत योजना के अंतर्गत जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और जो सीवेज सिस्टम जो डेवलप करना है, जहां जहां पे कॉलोनी में सीवेज लाइन नहीं डल पाई है,
अमृत योजना में 9 एसटीपी बनना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जी जिसमें अभी मैंने माहौली दामखेड़ा में एक एसटीपी कंप्लीट हो गया जी और भी मैंने 8 एसटीपी जो मैंने लगातार काम चल रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आने वाले 3 महीनों में 4 महीनों में ये सभी एसटीपी बनकर चालू हो जाए। जैसा सिरी नदी पर एक एसटीपी है, नीलबर्ड में एक एसटीपी ऑलमोस्ट बन गई, कंप्लीट होने वाला है, चारीमुली में एक एसटीपी है, सनखेड़ी में एक एसटीपी है और इधर मक्सी में एक एसटीपी है। सभी एसटीपी का स्थल चयन होकर मैंने अब काम माने चलने लगा है। कुछ एसटीपी अब मैंने 5-10 दिन में कंप्लीट होने वाला भी है, जैसे 2-3, और बाकी भी मतलब मैक्सिमम 3 से 4 महीनों में हमको कंप्लीट करना है। साथ साथ में जो कॉलोनी में जो सीवेज के लिए है लाइन डालना है, हमको हाउस होल्ड कनेक्शन देना है, चैम्बर में मिलाना है और उसको मैन होल से भी मिलान करके वो सीवेज को एसटीपी तक पहुंचाना है। तो ये एक बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन लकीली ये अमृत योजना में ये काम सैंक्शनड है, इसीलिए हम लोग इसको काम को तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरा आपने बताया वाटर सप्लाई है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अभी बहुत माने हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनुआभा टेकरी में वाटर सप्लाई का ट्रीटमेंट प्लांट को मैंने स्टार्ट किया है। इससे अब शहर में नर्मदा वाटर सप्लाई भी, केरवा से भी, कोलार डैम से भी और इधर मनुआभा टेकरी से भी वाटर सप्लाई सब जगह पे मिलने लगेगी। अब इसको व्यवस्थित करके जो बचा हुआ पानी का टंकी उनको कंप्लीट करके वाटर पाइपलाइन सिस्टम को अब सुदृढ़ बनाना है। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बचा हुआ जो हाउस होल्ड कनेक्शन है उसको हाउस होल्ड कनेक्शन जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा आप बिंदु उठा रहे थे कचरा प्रबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग जो ट्रांसफर स्टेशन कहलाता है, जहां पे कचरा जो घर से जो डोर डोर कलेक्शन होके गाड़ियां जो माने आते हैं वो ट्रांसफर स्टेशन पर उधर सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग कैप्सूल में हम लोग हमारी जो आदमपुर छावनी है जहां पे ट्रेंचिंग ग्राउंड है उधर ले जाते हैं। अभी वर्तमान में शहर में केवल 6 ट्रांसफर स्टेशन है, लेकिन भोपाल जैसा बड़ी शहर में कम से कम 12 ट्रांसफर स्टेशन और मतलब होना चाहिए। तो 6 और ट्रांसफर स्टेशन के लिए हम लोग जगह माने देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी की तरफ से ही ये काम कर रहे हैं। मिसरोद में जगह पे जगह मिल गई, हम लोग गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग चाहते हैं कि और 6 ट्रांसफर स्टेशन बनेंगे। जो गाड़ियां चल रहे हैं वो घर से जल्दी से कचरा लेकर ट्रांसफर स्टेशन में आके उधर माने उसको चेंज होकर जल्दी से माने दूसरी ट्रिप लगा सकते हैं। तो कम गाड़ियों में भी हम लोग सारे के सारे घर कम समय में कवर कर सकते हैं। इस पर माने हम लोग काम कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण है कि जहां पे आदमपुर में जहां पे हमारी माने डंपिंग यार्ड है या ट्रेंचिंग ग्राउंड है, उधर और बेहतर तरीका से प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जो ड्राई वेस्ट माने उसको प्रोसेस करने के लिए 300 मीट्रिक टन का है, उसका अभी वर्क आर्डर वगैरह हो गया, एग्रीमेंट हम लोग करने वाले हैं। वो प्रतिदिन 300 टन मीट्रिक टन का ड्राई वेस्ट का निष्पादन कर पाएगा। एक बायोमेथेनाइजेशन प्लांट जो सीएनजी बनाता है, जो गीला कचरा के माने उसके लिए भी टेंडर बने प्रक्रिया में है। हम लोग जल्दी से उसको भी प्रारंभ करना चाहते हैं। एनटीपीसी के साथ भी एक अनुबंध होने वाला है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से वो लोग टोरिफाइड चारकोल प्लांट कहलाता है, चारकोल बनाकर वो लोग अपना जो पावर प्लांट से उसमें उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार कचरा निष्पादन के लिए भी, कचरा कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ काम कर रहे हैं। जी, स्मार्ट सिटी की कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं सर जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जो भोपाल शहर के जीवन स्तर में, शहर के नागरिकों के जीवन स्तर में बहुत सहयोगी और बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी? नहीं, स्मार्ट सिटी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे स्मार्ट रोड का निर्माण है, स्मार्ट रोड ऑलमोस्ट माने 1 से 2 महीनों में कंप्लीट हो सकता है, जो भारत माता चौरा से जो पॉलिटेक्निक चौरा को मिलाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो आर्च ब्रिज है, जो ओल्ड भोपाल को और न्यू भोपाल को कनेक्ट करने में बहुत ही मददगार होगी। अभी उस निर्माण में थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है, लेकिन हम लोग आने वाली 2 महीने 3 महीनों में इसको पूरा करके एक स्मार्ट सिटी की तरफ से एक शहर के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, जो ओल्ड भोपाल और न्यू भोपाल को मिलाने वाला आर्च ब्रिज है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग कई जगह पे सोलार जो प्लांट लगाया गया है, उससे भी नगर निगम की बिजली की बचत होगी। और जो एबीडी एरिया है, जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए लिया गया, टीटी नगर के आसपास का एरिया है, बुलेवार्ड स्ट्रीट के आसपास में, उधर भी कई ऐसा महत्वपूर्ण काम स्मार्ट सिटी द्वारा लिया जा रहा है, जो उधर के जो व्यापारी है और जो नागरिक है उनकी सुविधाओं के लिए बेहतर हो। जो व्यापारी और जो लोग काम कर रहे थे, उन सबके लिए एक व्यवस्थित बाजार बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए हम लोग दुकानों का कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। वो भी बहुत जल्दी बनकर कंप्लीट होने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनको एक व्यवस्थित जगह मिले और हमेशा के लिए परमानेंट एक स्थान मिले जहां पे वो लोग अपना व्यवसाय कर सके। जी, जिस प्रकार से सर अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम आम आदमी के जीवन से बहुत डीपली कनेक्ट है। चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो,
चाहे भवन के निर्माण की बात हो, भवन निर्माण अनुमति की बात हो, कंपाउंडिंग की बात हो, बहुत सारे जो जरूरतें हैं आम नागरिकों की वो वार्ड कार्यालयों में और नगर निगम के कार्यालयों में जाकर पूरी होती हैं। मतलब बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं जीवन की वो नगर निगम से कनेक्टेड हैं। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जनता को एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम लिमिट में वो उसका सुविधा का लाभ मिले, लोक सेवा गारंटी योजनाओं में बहुत सारी सर्विसेज को एम्पैनल किया गया है। तो और सहज बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए, लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचे, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचे, उसके लिए क्या कुछ नगर निगम और स्टेप उठा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपने बताया। जैसा पहले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा जो नगर निगम में एक ही कार्यालय से बनते थे। हमने देखा है कि जब टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया तो हर वार्ड में माने इसको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकता है। तो हमने ये व्यवस्था चालू कर दिया कि कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन मैंने कोई भी वार्ड में दे सकते हैं, वो उधर वार्ड में प्रोसेस करके उनको वहीं पर उनको मिल जाएगा। दूसरा आपने महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि टैक्स वगैरह जमा करना है, कोई सेवाएं देने के लिए लोगों को एक जगह मतलब सेंट्रलाइज्ड ऑफिस ना जाते हुए अपना वार्ड कार्यालय में हो सके और ऑनलाइन भी हो सके। तो हम लोगों ने इसीलिए ये स्टार्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स जमा करने के लिए शहर में कहीं भी वार्ड कार्यालय में जाके जमा कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि अपना वार्ड में ही उस संपत्ति का अपना जमा कर पाता था और दूसरी वार्ड में जाना पड़ता था, उधर की संपत्ति कोई है। तो अब कोई भी नागरिक कहीं पर भी कोई भी वार्ड में अपना संपत्ति कर जमा कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण है जो आपको बताना चाह रहा हूं, अब ये सर नामांतरण के लिए जो प्रॉपर्टी का नामांतरण होता है उसके लिए भी व्यक्ति को वार्ड में जाकर मैंने आवेदन देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हम लोग बहुत जल्दी ही एक MCMS के रूप में म्युनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, जिसमें जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जो रजिस्ट्री होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे वार्ड प्रभारी के आईडी में दिखे और वो दोनों बायर को, सेलर को नोटिस जारी करके वो नामांतरण आसानी से कर दे, ताकि मान लीजिए जितने रजिस्ट्री हो रहे हैं वो सब हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाए और उस आधार पर हम लोग नामांतरण करके जो मान जिन्होंने क्रय किया है उनके नाम पर नामांतरण करें। और प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट के संबंध में भी हम लोग, और प्रॉपर्टी टैक्स की गणना के संबंध में कोई आपत्तियां है उसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन ही एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें किसी को आपत्ति है कि उनकी प्रॉपर्टी टैक्स गणना में कोई मतलब मिस्टेक हुआ है या नहीं तो कोई त्रुटि हुआ है, उसको वो आपत्ति ऑनलाइन रेज करे और हमारा वार्ड प्रभारी और जोनल अधिकारी उसका निराकरण ऑनलाइन ही करके उसको जमा कर मैंने उसमें उनका वहीं पे प्रदर्शित करे। इस प्रकार हम चाह रहे हैं कि पारदर्शी रूप से जो लोगों को अलग अलग सेवाएं मिलना चाहिए, लोग माने ऑफिस का चक्कर ना काटना पड़े और उनको ऑनलाइन दिखता रहे और पारदर्शी रूप से काम हो सके। सर, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा मैं आपकी कि चूंकि नंबर 2 पर देश के नक्शे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़े भूभाग में हमारा देश फैला हुआ है और देश के नक्शे पर नंबर 2 पर आना साफ सफाई के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। एक शहर ऑलरेडी मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पर बना हुआ है, तो नगर निगम के मुखिया की ओर से, प्रशासनिक मुखिया, बतौर प्रशासनिक मुखिया, नगर निगम कमिश्नर बतौर, आप भोपाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इधर भोपाल के नागरिक सभी लोग स्वच्छता के बारे में बहुत ही जागरूक है, समझते हैं। हम और चाह रहे हैं कि स्वच्छता के संबंध में घर पर जो डोर टू डोर सेग्रीगेशन है और कचरा को अलग अलग देना सबसे माने इंपॉर्टेंट बात है। अभी बहुत लोग समझते हैं, अच्छा सहयोग करते हैं। यदि घर पर ही कचरा अलग अलग देने लगेंगे तो फिर माने काम बहुत आसान हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी, प्रोसेसिंग भी बहुत आसान हो जाएगा। और आप लोग स्वच्छ महुआ ऐप है, जहां पे कहीं पे ऐसा कोई कचरा है उसको आप माने पॉइंट आउट करना चाहते हैं, अपना स्वच्छ महुआ ऐप में आप फोटो खींच कर डाल देंगे, उसका स्थल भी, टाइम भी सब आ जाता है। हम लोग उसको अच्छा से उसको डिस्पोज कर सकते हैं, उस शिकायत का निराकरण कर सकते हैं। सभी नागरिक सजग हो जाएंगे, स्वच्छता के बारे में एक्टिवली भाग ले लेंगे तो शहर ऑटोमेटिकली अच्छा आगे मतलब बढ़ता है और स्वच्छता के मतलब संदर्भ में अच्छा काम कर लेता है। तो आप सबसे यही अपील है कि स्वच्छता के बारे में आप खुद की जीवन शैली में भी ऐसा मतलब चीज अपना ले और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करे, प्रेरित करे कि शहर पूरा का पूरा एक स्वच्छता के मतलब दृष्टिकोण से आगे बढ़ेगी। मैं सबसे इसी प्रकार में सहयोग के लिए अपेक्षा करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इतना समय साझा करने के लिए और तमाम सारे पॉइंट्स पर अपने विचार साझा करने के लिए।
और जनून उपयोगी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ BS चौधरी कोलसानी, नगर निगम आयुक्त भोपाल, इस चर्चा में थे और उनका कहना यह है कि लोगों की सहभागिता ही किसी भी सुविधा को या किसी भी योजना को परिपूर्ण बना पाएगी। और नगर निगम एक ऐसा विभाग है कि उसमें लोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है। ये लोगों का विभाग है, लोगों के लिए है, और इसमें अगर लोगों के द्वारा सहयोग मिलता है तो वाकई में बहुत बेहतर काम किया जा सकता है। और लगातार लोगों की सहूलियतों और सुविधाओं के लिए नगर निगम भोपाल कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, काम कर रहा है। तो IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।